नमस्कार साथियों, कैलिबर आईआईटियंस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम रतन तालनिया आईआईटी बॉम्बे से आज आपको पढ़ाने वाला हूँ 9th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 1। नाम है अपने चैप्टर का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो है क्या इस चैप्टर में हम बात करेंगे हमारे आसपास के वातावरण में जो भी मैटर है, जिसे हिंदी में कहते हैं पदार्थ, मैटर। हम इसकी बात करेंगे। आखिर अब क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, कितने प्रकार का होता है ये पढ़ेंगे, कितने टाइप का होता है इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। मैटर मैटर की परिभाषा देख लेते हैं, मैटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैटर की डेफिनेशन देख लेते हैं भाई साहब। मैटर की डेफिनेशन क्या है? मैटर कैन बी एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। भाई साहब, वो सारी चीजें मैटर है जो कितना भी, चाहे बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करे और हैज सम मास। मास चाहे कितना भी छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सम मास, जैसे पेन की निब से लेकर के बड़े से बड़ा पत्थर, वो सब मैटर के अंदर आता है। अब मैटर आप सभी के आसपास टेबल, फर्नीचर, पेन, सब कुछ मैटर है। आगे चलते हैं। अब मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे करें? भाई साहब, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसका एक क्लासिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पढ़ने में आसानी होती है, जानने में आसानी होती है। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जब मैटर क्लासिफाइड हुआ था तब क्या था? भारतीय पद्धति थी। तब उस समय एशियन साइंटिस्ट थे, हमारे पुराने जो भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि कोई भी चीज 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर बनी हुई है, बेसिक एलिमेंट से बनी होती है। वो 5 क्या थे? एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर एंड स्काई। 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। 5 तत्व है, 5 एलिमेंट्स है, उनसे बनी होती है। वो कौन थे? वाटर, स्काई, एयर, फायर, अर्थ। ये जल, स्काई, वायु, फायर, अर्थ, ये जैसे डायग्राम बना रखा है। 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। लेकिन जैसे जैसे खोज आगे बढ़ती गई तो साइंटिस्टों ने अलग अलग तरह के टाइप बताए, अलग अलग क्लासिफिकेशन हुए। तो फाइनली जो हम पढ़ने वाले हैं, तो but with the advancement in the field of science, it was concluded that matter can be classified on the basis of two main properties: its physical and chemical। भाई जब जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, जैसे जैसे रिसर्च और आगे बढ़ी, तो जो क्लासिफिकेशन है वो मैटर, वो 2 टाइप तक फिक्स है। 2 टाइप कौन से? एक है केमिकल क्लासिफिकेशन, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन। ये कहता है कि भैया क्लासिफिकेशन 2 तरीके से हो सकता है। कैसे? केमिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन वो जो बाहर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को बात करे, जैसे ये चिकना है, खुरदरा है, मजबूत है, कमजोर है, ये बाहर की, कहने का मतलब जो बाहर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अबाउट बात करें तो वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन। वही केमिकल क्लासिफिकेशन, वही मैटर दूसरों के साथ किस किस तरह की रिएक्शंस करता है, कैसे कैसे रिएक्शन करता है, हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ये सब हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशंस। तो बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है, जैसे कि कठोर है, कलर के एग्जांपल रिजिडिटी, कलर आदि आदि। जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके बेसिस पर हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो फिजिकल क्लासिफिकेशन है। वहीं अगर बात करें केमिकल की, तो भाई साहब केमिकल की है दैट व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, उसके अंदर पार्टिकल्स कैसे हैं, वो कैसे रिएक्शन करते हैं, एंड अगर रिएक्शन नहीं करते तो क्यों नहीं करते, ये अंदर की बात है, रिएक्शन की बात है। यहाँ पर एक वर्ड आया है पार्टिकल, उसको भी हम समझेंगे। उससे पहले, इन सब चीजों को समझने से पहले हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी क्या की? हमने एक बीकर लिया। एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए क्या? एक बीकर चाहिए और सॉल्ट चाहिए, और एक स्पून ले लो, एक ग्लास रोड ले लो, ठीक है। हमने एक बीकर में पानी ले लिया, ठीक है। अब पानी भर के उसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया, और फिर उसको चम्मच से इसको ग्लास रोड से हिलाया, तो वो नमक पानी में घुल गया। तो हमने पहले क्या देखा? हमने नमक लिया तो वो नमक नीचे पड़ा था, हिलाने पर वो नमक धीरे धीरे गायब हो गया। नमक कहाँ गया? नमक कहाँ गया? स्टीयरिंग करने पर नमक क्या है? गायब हो गया, ठीक है, कंप्लीटली गायब हो गया। तो हम अब क्या है, नमक के पार्टिकल्स को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या क्या बताएं, मतलब हमने अब किस बेसिस पर हम उसके बारे में बात करें? वी आर नॉट एबल टू सी सॉल्ट पार्टिकल्स, वो कहाँ गए, क्या है।
तो इस बारे में हम अभी बात करते हैं, क्या हुआ उन नमक के पार्टिकल्स के साथ, अभी बात करते हैं। This shows that is not one continuous state of matter, instead it is formed of small particles. पहले सॉलिड था, पहले हमारे पास नमक था, लेकिन अब वो उसी पानी में घुल गया है। इसका मतलब कोई भी एक स्टेट बदलती रहती है, कैसे बदलती है, क्या हुआ, तो वो हम देखते हैं कि स्टिरिंग करने पर द साल्ट पार्टिकल गेट डिसोल्व्ड इन वाटर, यानी कि जो नमक के कण थे, नमक के पार्टिकल्स थे, वो पानी में घुल गए। ठीक है, मतलब पानी जो हमने बीकर में लिया था, उस पानी के अंदर शायद कोई खाली जगह थी जहां पर नमक के पार्टिकल फिक्स हो गए और अब वो उसमें पूरी तरह से घुल गए। ठीक है, वाटर का लेवल सेम है। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो खाली जगह थी वहां पर पानी सॉल्ट चला गया पानी में। This shows that there are spaces between the particles of water which are occupied by the small salt particles, यानी कि पानी के अंदर कोई ना कोई खाली जगह थी जहां पर सॉल्ट पार्टिकल्स चले गए और अब वो उसमें पूरी तरह से खुल गए हैं। ये हमारी एक्टिविटी की निरीक्षण थी। अब हमने एक और एक्टिविटी देखी, हमने एक अगरबत्ती ली और उसको रूम में अगरबत्ती जलाकर रखी। थोड़ी देर बाद अगरबत्ती गायब हो गई और पूरी रूम में खुशबू फैल गई। अब पहले अगरबत्ती थी हमारे पास, लेकिन अब वो गायब हो गई, पूरे रूम में सुगंध फ्रेग्रेंस के रूप में फैल चुकी है। ठीक है, अब पहले एक जगह थी, अब पूरे रूम में फैल चुकी है। यानी कि ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। नाउ इट्स द फ्रेग्रेंस कैन बी फेल्ट इन होल रूम, इट्स नॉट कन्फाइंड टू वन कॉर्नर, सो दैट ऑब्जर्वेशन दैट होल रूम स्टार्ट्स स्मेलिंग वेरी गुड। ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी। तो इस कंक्लूजन क्या निकालूंगा मैं कि is that particles of matter are not stationary, they are moving continuously, and when they are drift through air we can smell the pleasant fragrance। भाई साहब बात सीधी है कि पार्टिकल्स एक जगह रहने वाले नहीं है, वो पूरे रूम में फैल गए, तभी तो हम हर जगह फ्रेग्रेंस को स्मेल कर सकते थे। the reason behind is that when we light the stick and heat energy supplied is taken by the particle which increases their kinetic energy। भाई साहब बात सीधी क्या है कि हम किसी भी जब अगरबत्ती में हम लो लगाते हैं तो वहां उनको हीट एनर्जी मिलती है और वो उनकी काइनेटिक एनर्जी में जाती है। काइनेटिक मोशन की वजह से उनमें जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। अब हमने जब उनको हीट दी तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसे मिली और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो पूरे रूम में घूम रहा है। तो पूरे रूम में इसको मैं स्मेल के रूप में स्मेल कर सकता हूँ, सुगंध को, फ्रेग्रेंस को। तो एक्चुअली जो इसके पीछे फिनोमिना है, ये जो फैले हैं पार्टिकल्स, इसको मैं कहता हूं डिफ्यूजन। क्या कहता हूं भैया? डिफ्यूजन। यहां एक नया नाम मिला है मुझे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ प्लेस ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, और इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट। भाई साहब एक जगह ज्यादा 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 कोई भी सब्सटेंस था और वो अब कम की तरफ चल पड़ा। जैसे एक कमरा मान लो, जहां पर कोई सब्सटेंस बहुत ज्यादा था और वो इस तरफ चल पड़ा। ठीक है, अगरबत्ती मैंने रूम के किसी कोने में जलाई थी, वहां से अगरबत्ती की जो धुआं है या फिर स्मेल है वो पूरे रूम में फैल गई। तो इस प्रोसेस को मैं कहता हूं डिफ्यूजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो कोई कंटेनर थे जो वॉल द्वारा बंद थे। ठीक है, इसमें ए टाइप की गैस ले लेता हूं, इसमें भैया बी टाइप की गैस ले लेता हूं। ठीक है, अब अगर मैं ये वॉल खोल दूं तो ए टाइप की गैस और बी टाइप की गैस एक दूसरे के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को भी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाने की इस मूवमेंट को क्या कहता हूं मैं? डिफ्यूजन कहता हूं। ठीक है, अब बात करता हूं, मैं कहता हूं कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना रहता है। मैटर क्या रहता है कि मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना रहता है। जैसे मैं कह दूंगा लकड़ी है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना रहता है। जिसे हम बाद में बुरादा करते हैं तो वो लकड़ी का बुरादे में वो पार्टिकल रहते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर के एक लकड़ी बनाते हैं। अब बात क्या है कि वो पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट आप मानोगे थोड़ी, तो हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमने क्या लिया, एक लोहे की कील ले ली,
एक रबर बैंड ले लिया और एक लकड़ी का टुकड़ा लिया। अब हमने तीनों को ही तोड़ने की कोशिश की, तो रबर बैंड बड़ी ही आसानी से टूट गया। लकड़ी में थोड़ा फोर्स लगाना पड़ा और कील टूटी ही नहीं, बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ी। तो कंक्लूजन कहने का मतलब क्या है कि रबर बैंड जो आसानी से टूट गया, उसमें हो सकता है जो इंटर आपस में बॉन्ड है, आपस में जो रिश्ता है वो मजबूत नहीं है, आपस में जो अट्रैक्शन है वो मजबूत नहीं है। जबकि लकड़ी में मुझे थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ा, थोड़ा सा मुझे जोर लगाना पड़ा, इसका मतलब लकड़ी के जो पार्टिकल्स है वो आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उनमें अट्रैक्शन काफी अच्छा है और लोहे को मैं तोड़ ही नहीं पाया क्योंकि उसमें अट्रैक्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, अट्रैक्शन बहुत अच्छा है। एक आपने कहानी तो बचपन में सुनी ही होगी, कहते हैं एकता में ही शक्ति है, एकता में ही शक्ति है। जी हाँ। एक बुजुर्ग बीमार पड़ जाता है, वो अपने चारों बेटों को बुलाता है, चारों को पहले एक एक लकड़ी देता है, फिर कहता है एक लकड़ियों का गुच्छा देता है, तोड़ो, लकड़ी टूट जाती है, जबकि गुच्छा नहीं टूट जाता। तो जो आपस में जो अट्रैक्शन से ये बहुत ज्यादा मजबूती ले लेता है लोहा, और वो अट्रैक्शन उतना लकड़ी में नहीं मिल पाता, तो लकड़ी में थोड़ी सी कमजोरी है और रबर बैंड में उससे भी ज्यादा कमजोरी, क्योंकि वो अट्रैक्शन कमजोर हो गया, आपस में रिश्ता कमजोर हो गया है। ठीक है, एक घर में अगर बाहर से देखूं तो एक घर में अलग अलग हो जाना तभी होगा जब आपस में रिश्ता मजबूत नहीं होता। ठीक है, तो मैं एक थ्योरी के बारे में बात करता हूं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। कोई भी, जैसे कि ये कोई पदार्थ था, एक मैटर था कोई भी, जिसके अंदर ये पार्टिकल्स पड़े हैं, ये पार्टिकल्स उसके छोटे छोटे, उसके अंदर पार्टिकल्स, अब वो पार्टिकल किस तरह से अंदर अरेंज्ड है उस पर हम बात करेंगे। तो थ्योरी क्या कहती है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। कहता है कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है मैटर, जिसे मैं क्या कहता हूं, मॉलिक्यूल कहता हूं, जिसे मैं क्या कहता हूं, मॉलिक्यूल कहता हूं। दे आर इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन, ड्यू टू सी वी कैन से दे पोजेस काइनेटिक। वो हमेशा कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं, उनके पास हमेशा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बहुत तो रहती है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम इन गैसेस। तो बात करता हूं सॉलिड में सबसे कम एनर्जी होती, काइनेटिक एनर्जी होती है, और गैस के पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल है जिन्हें मैं मॉलिक्यूल कहता हूं। अब मॉलिक्यूल के बीच की जगह को क्या बोलूंगा मैं, स्पेस को क्या बोलूंगा मैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, विच इज फाउंड टू बी लीस्ट इन सॉलिड्स। ये प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि सॉलिड में सबसे कम जगह होती है और गैसेज में, पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा जगह होती है। देयर इज अ फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इंटरमोलिक्यूल। भाई साहब, पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, तो उनके बीच में भी कोई फोर्स होगा, अट्रैक्शन, जो भी फोर्स है, वो फोर्स कौन सा है, वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है। और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स घटेगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। अगर सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, दो व्यक्ति है, अगर उनके बीच की दूरियां बढ़ा दोगे तो प्यार घट जाएगा। सीधी सी बात है, दूरियां बढ़ाओगे तो प्यार घट जाएगा। यानी कि अगर स्पेस बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा, तो इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स है वो घट जाएगा, आपस का संबंध घट जाएगा, इतना मजेदार नहीं रह पाता। जैसे कि एक व्यक्ति जो अपने घर में रहता है उससे आपका लगाव ज्यादा रहेगा, इसकी बजाय जो किसी दूर रहता है, कहीं दूर रहता है। आगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में और अंदर जानेंगे, उससे पहले हम दो चीजें जान लेते हैं मैटर और मटेरियल के बारे में। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। सबसे पहले हमने इसी के बारे में बात की थी भाई साहब, जो भी थोड़ी बहुत जगह घेरे वो मैटर है। फिर मटेरियल, द टर्म इज यूज। अब हम किसी पर्टिकुलर काइंड के मैटर को एक बार के लिए क्या बोल देते हैं, कभी कभी हम मटेरियल वर्ड में यूज लेते हैं, मटेरियल वर्ड यूज में लेते हैं, जिसका कहने का मतलब क्या, कभी कभी हम किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या, मटेरियल वर्ड यूज में लेते हैं। ध्यान में रखना, आगे काम आएगा। अब बात करते हैं, मटेरियल आर टू टाइप्स।
मटेरियल, मैटर का ही पर्टिकुलर काइंड। वो दो तरह के होते हैं, दो तरह के। कौन कौन से? अब भाई साहब मुझे टाइप्स में बड़ा इंटरेस्ट आने लगा है। पहले मैंने मैटर को क्लासिफिकेशन किया केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं पर्टिकुलर मैटर के दो टाइप्स ले रहा हूँ, होमोजेनियस और हिट्रोजेनियस। होमोजेनियस क्या होते हैं, हिट्रोजेनियस क्या होते हैं, बात करते हैं। भाई साहब होमोजेनियस क्या होता है? होमोजेनियस जिसमें सैंपल में सबके सब एक जैसे हो, सबके सब एक ही हो, सेम कंपोजिशन, सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सैंपल। सारे मैटर जितने भी मैंने लिए हैं सैंपल में, सबका सबका क्या है, एक ही प्रॉपर्टीज हो। जैसे जैसे कि एक मैंने गिलास ले रखी है, उसमें मैंने पानी डाल दिया, उसमें मैंने बर्फ डाल दिया। अब इसमें हो सकता है बर्फ अलग स्टेट में है, पानी अलग स्टेट में है, लेकिन दोनों होमोजेनियस मटेरियल है, ये है एक ही, पानी ही है, ठीक है, वाटर ही है। ये जो मिक्सचर है ये सेम प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक है, ये पानी का ही मिक्सचर है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं पानी के अंदर रेत मिला दूं, तो यहां रेत अलग पड़ी रहेगी, ये अलग पड़ी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इस प्रॉपर्टीज को मैं अलग तरीके से लेता हूं। एक मैंने पानी का लिया और इसमें मैंने आइस डाल दिया जो कि घुल जाएगा, और नमक डाल दूं वो भी घुल जाएगा। ये फाइनल में जो सॉल्यूशन रहने वाला है, ये बराबर सा एक सॉल्यूशन लिक्विड ही रहेगा, जो कि बाहर से एक जैसा ही दिखेगा मुझे, सेम प्रॉपर्टीज में। वही मैंने अगर किसी में लिक्विड में मैंने रेत डाल दी, तो रेत अलग पड़ी रहेगी, पानी अलग पड़ा रहेगा। तो ये जो अलग अलग की बात है, ये हिट्रोजेनियस के आर दोस्त। और डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एक साथ रख दो, तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज और डिफरेंट कंपोजिशन के एक साथ रख दो, तो वो हिट्रोजेनियस है। और सेम प्रॉपर्टी सेम कंपोजिशन वाले एक साथ रख दो, तो वो होमोजेनियस है। बात करेंगे मॉलिक्यूल की, तो आगे मॉलिक्यूल आएगा। तो उस मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि भाई साहब मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना रहता है, ठीक है। उन पार्टिकल्स को मैं मैटर मॉलिक्यूल बोलता हूं। इट इज अ टर्म यूज्ड फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैटर दैट हैज इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस इन नेचर, लाइक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है। कहने का मतलब अगर कोई पानी से भरा हुआ है, तो ये पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है। मॉलिक्यूल समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं। मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड केस। अब बात करते हैं हम मैटर को, हमने अब डिवाइड करते हैं, कुछ विशेष प्रकार में डिवाइड करेंगे प्रॉपर्टीज जिनकी हम सब पढ़ेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दिस क्लासिफिकेशन डन ऑन द बेसिस ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट इज द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी सीन और फेल्ट बाय टचिंग, लुकिंग इट। अब बात करते हैं, हमने देखने पर, रंग के हिसाब से, टच करने पर, फिजिकली हम जो फील कर सकते थे वो हमने किया। उस बेसिस पर हमने तीन टाइप रखे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अकॉर्डिंग टू इट हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए मैटर को तीन टाइप में डिवाइड किया है। वो तीन टाइप कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक बार फिर बोलो, वो तीन टाइप कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे चलते हैं। सॉलिड की ये प्रॉपर्टी यहां भर के लिखी हुई है, लेकिन आपको चिंता की जरूरत नहीं है, मैं आपको बड़ी आसानी से समझा दूंगा। सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है, जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट प्रॉपर्टी समझानी है, तो भाई साहब इसकी फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। जैसे कि हमने कोई भी सॉलिड लिया, एक आपने क्यूब ले लिया, एक क्लास में हो तो चौक, चौक से समझ सकते हो। आपने चौक ले लिया तो आप उसको जानते हो, इसकी शेप फिक्स है, उसका वॉल्यूम फिक्स, ठीक है। एक लकड़ी ले लो, उस लकड़ी को फ्लोर पर कहीं रखोगे, वो लकड़ी अपने जितनी ही वॉल्यूम घेरेगी हर बार फ्लोर में, ठीक है। डेफिनेट स्पेस घेरती है, डेफिनेट स्पेस। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी, ये कंप्रेसिबल नहीं है। जैसे कि आप एक कोई भी एक वाटर वाटर ले लो, वाटर को आप ज़्यादा नहीं कर सकते कंप्रेस, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन गैस को आप बहुत हद तक कंप्रेस कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। गैस को हम कंप्रेस करके सिलेंडर में भी भर लेते हैं,
ये जिस इस तरह कंप्रेसिबल नहीं, लकड़ी का आप ऊपर जोर दोगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, ठीक है। इट इज नॉट कंप्रेसिबल इफ यू ट्राई टू स्क्वीज इट और चेंज इट शेप। इसकी शेप बदलने वाली नहीं है भाई साहब, सीधी सी बात है, ये कंप्रेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया सर हम रुई ले लेते हैं, स्पंजी रुई ले लेते हैं, उसको कंप्रेस किया जा सकता है ना। तो भैया जो रुई है उसको जब आप कंप्रेस करते हो और वापस सही होता है, तो उसके जो बीच में जगह है रुई के, होल्स, छोटे छोटे होल रहते हैं जिनमें हवा चली जाती है, तो जब आप कंप्रेस करते हो तो हवा निकल जाती है। इसका मतलब आप कंप्रेस हवा को कर रहे हो, रुई को नहीं कर रहे हो। तो रुई सॉलिड ही है, वो हवा है जो कि गैस है, और उसको आप कंप्रेस कर रहे हो। अगली प्रॉपर्टी, दे डोंट नीड कंटेनर टू। भाई साहब सॉलिड है, आप उसको किसी भी पानी की तरह किसी भी बर्तन में डालने की जरूरत नहीं है। सॉलिड है तो वो जहां रखोगे वो पड़ा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कोई भी सॉलिड है, अलमारी वगैरह जो भी सॉलिड, उसको हम कहीं रखते नहीं है, पानी की तरह बर्तन नहीं रखते उसके लिए। और अगली प्रॉपर्टी है कि दे डो नॉट फ्लो, पानी की तरह सॉलिड बहते नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ टेबल रखी, थोड़ी देर में टेबल बह गई, नहीं, टेबल वहीं पड़ी रहेगी। दे डू नॉट फ्लो, इनमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी, मतलब सॉलिड, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ये इनको रखने के लिए कंटेनर की जरूरत नहीं है, ये डू नॉट फ्लो, बहते नहीं है, और इनके अंदर डिफ्यूजन टेंडेंसी इज नील। डिफ्यूजन टेंडेंसी मतलब मैंने बताया था, एक जगह से दूसरे जगह पार्टिकल्स जाते रहते हैं, हाई से लो की तरफ जाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आपने कमरे के अंदर 4 कार्टून एक कोने में धरे थे, थोड़े दिन बाद आप जब कमरा खोल रहे हो तो 2 कार्टन किसी और कोने में पड़े हैं, एक और, या फिर पूरे रूम में आप कार्टून, ऐसा नहीं होगा। वो जहां आप रखोगे वही है, इनके अंदर डिफ्यूजन टेंडेंसी है, वो नहीं है। फिर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के हिसाब से इसको कैसे समझे, तो सॉलिड की अंदर की स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे है, ये जो पार्टिकल्स है वो एकदम चिपक चिपक के अच्छी तरह से अरेंज्ड रहते हैं, अच्छी तरह से इस तरह से अरेंज रहते हैं, इस तरह से। तो सॉलिड के अंदर की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर क्या बात कर सकते हो, इफ वी सी एनी सॉलिड्स वी ऑब्जर्व दैट इज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। ऐसा पार्टिकल्स क्या है, टाइटली पैक्ड है, अच्छी तरह से पैकिंग हो रखी है। दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड विच आर जो हार्डली एनी स्पेस बिटवीन इंटरमोलिक्यूलर, इनके बीच में भाई साहब सीधी सी बात है कोई जगह नहीं है, ये इतने अच्छी तरह से पैक हो सकते हैं जितने ये हो सकते थे, मतलब इनके बीच इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल जीरो है, ये एकदम करीब है। इसका मतलब इसके लिए ये रिजिड भी है, फिक्स्ड शेप है, और इनका वॉल्यूम भी है, और कंप्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि बीच में जगह ही नहीं है, ठीक है। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज में इसके आधार पर साइज, शेप, कंप्रेसिबिलिटी सब मैं इसके आधार पर बोल सकता हूँ, क्योंकि भाई साहब इतने करीब है कि इनको और करीब नहीं लाया जा सकता। फिर मैं बात करता हूँ लिक्विड की। तो लिक्विड की भाई साहब शेप और वॉल्यूम दोनों की बात करें तो शेप तो फिक्स्ड है, शेप फिक्स्ड है, शेप बदलेगी नहीं, लेकिन वॉल्यूम आप जिस कंटेनर में डालोगे उसी का ले लेगा, ठीक है। तो इट कैन बी कंप्रेस्ड मोर देन एनर्जी। एक आप सॉलिड की बात कर रहे हो तो सॉलिड कंप्रेस नहीं होने वाला, लेकिन पानी को, एक लिक्विड को थोड़ी हद तक कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। इट कैन फ्लो, पानी में बहने की, पानी जनरली मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, पानी को मैं लिक्विड लेना चाहिए, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि लिक्विड कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, ये सारी डायरेक्शंस में बह सकता है। इट कैन फिल द एंटायर स्पेस ऑफ कंटेनर, अब आप जिसमें डालोगे ये उसमें पूरी अच्छी तरह से कंटेनर में फैलेगा। इट कैन इजीली, भाई साहब ये ज़्यादा है, जैसे कि आपने कंटेनर में कुछ ऐसे डाल दिया, ठीक है, यहाँ यहाँ पानी है तो ऐसा तो नहीं रहेगा, ये पानी पूरा फैल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वो एग्जाम्पल लिया था, कुछ ऐसा मान, यहाँ पानी भरा हुआ है, अगर आप ये वॉल खोलोगे तो पानी इधर भी जाएगा, तो इसके अंदर डिफ्यूजन की टेंडेंसी होती है, काफ़ी अच्छी होती है, डिफ्यूज हो सकता है इजीली। और इट इज लेसर डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब जो सॉलिड में जो पास पास में चिपक के बैठे थे, अब वो चिपकने वाले यहाँ नहीं है भाई, यहाँ थोड़ी सी डिस्टेंस है, बीच में थोड़ी सी जगह है, सब थोड़े 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 थोड़ी दूरी है बीच में, आराम से, थोड़े आराम से, इसलिए इनको थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि बीच में जगह है तो कंप्रेस किया जा सकता है, जैसे इनके बीच में जगह है थोड़ी बीच में,
ठीक है, जगह है आराम से। इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर नॉट सो क्लोजर टू ईच अदर एज इन सॉलिड, सॉलिड जितनी करीब नहीं होते इसलिए इनको कंप्रेस वगैरह किया जा सकता, ठीक है। विच रिजल्ट्स इन लेसर अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, और ये इंट्रैक्शंस, अगर दूरियां बढ़ेगी तो प्यार तो घटेगा ही ना, तो दूरियां बढ़ गई प्यार घट गया, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी सॉलिड की बजाय कम है, ठीक। अब बात करते हैं गैसेस की। गैसेस में जो बीच में, गैसेस की बात करूं तो गैसेस में बीच में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और बहुत ज्यादा हो जाने के कारण यहाँ बीच में कोई अट्रैक्शन जिंदा नहीं रहता, तो इनकी तो ना तो कोई शेप फिक्स्ड है ना ही कोई वॉल्यूम फिक्स्ड है, और ये हाईली कंप्रेसिबल है, इनको बहुत हद तक कंप्रेस कर सकते हो आप। दे कैन फ्लो डिफ्यूज टू ग्रेट एक्सटेंट, इनमें डिफ्यूजिबिलिटी बहुत होती है, अगरबत्ती वाले केस में अपन ने देखा था, फ्लो बहती भी है गैसे, दे हैव वेरी वेरी डेंसिटी बहुत कम होती है, और दे कैन फिल द, और आप जिसमें डालोगे उसमें पूरे में फैल जाए, ठीक। आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन गैसेस की बात करें स्ट्रक्चर में, तो गैसेस में बहुत दूर दूर है, तो दे हैव बिग, हर किसी दूर दूर होने की वजह से वो आसानी से इधर उधर जा सकते हैं, तो दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी, ये ध्यान में रखना गैसेस के अंदर हाई काइनेटिक, और कीप ऑन मूविंग रैंडमली, जैसे कि इसमें ये दे रखा है, ये का मतलब ये इधर इधर किधर भी घूमते रहते हैं, इनके पास मोशन अच्छी होती है, किक एनर्जी अच्छी होती है, तो ये मूविंग रैंडमली घूमते रहते हैं, तो जगह बहुत सारी होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज ऑलमोस्ट नहीं। दो और टाइप है, दो और टाइप है जो कि साइंटिस्ट ने और रिसर्च करने पर पता चला, जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आप जब हायर स्टडीज में जाओगे तब पढ़ोगे। वो कौन से हैं? एक है प्लाज्मा। वैसे प्लाज्मा, तो बात करते हैं प्लाज्मा कि जब गैस को भी मैं और आयनाइज्ड कर दूं, यानी कि ये दूरियां और बढ़ गई ऐसा समझ लो, या फिर आयनाइज्ड हो गए हैं, तो इनमें मतलब it consists of ionized gases such that its particles are super energetic and super excited. इतनी ज्यादा एक्साइट हो गए, इतने ज्यादा हो गए कि इन कि अब ये चमकने से लगे हैं। तो इन डिवाइसेज सच एज ट्यूबलाइट्स ऑफ CFL gases gets ionized and passes of currents and glow with color, ये कलर पर ग्लो करते हैं। अब कौन सी गैस है वो अलग अलग कलर शो करते हैं, जैसे नियॉन गैस है वो बहुत ज्यादा आयनाइज होने पर रेड ग्लो शो करती है, ऑर्गन गैस ग्रीन करती है, फॉर एग्जांपल ये मैं प्लाज्मा बोल सकता हूँ, ठीक है। यानी कि गैसेज से भी और ज्यादा एक्साइट हो जाए अत्यंत दूर तो ये चमकने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, ठीक। फिर आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट, ये एक और है। अगर मैं सॉलिड से भी ज्यादा करीबियां आ जाए, मतलब सॉलिड है एक नॉर्मल स्टेट, अगर उससे भी ज्यादा आ जाए, बहुत ज्यादा, यानी कि किसी चीज जैसे कि बर्फ था, मैं यहाँ ले देता हूँ, आइस था उसको गर्म किया तो पानी बन गया, वाटर लिक्विड बन गया, और उसको अगर कहूँगा तो स्टीम बन जाएगी, भाप बन जाएगी। अगर इसको भी अब वापस इधर से ठंडा करता जाऊँ तो आइस बन जाए। अगर और ज्यादा कूल करूँ तो क्या बनेगा? इन द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर स्टेट, सुपर कूलिंग, बहुत ज्यादा ठंडा करने पर गैस ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट केल्विन जीरो टेम्परेचर, यानी फिर एक ये एक आइडियल टेम्परेचर, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया तो वहां पर ये करीबियां हैं एकदम खत्म सी हो जाती है, और ये इतने करीब मतलब पूरी तरह से चिपक जाते हैं, तो ये इसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स, जो कि एक, हाँ, मतलब अगर सॉलिड बहुत ज्यादा चला जाए, बहुत ज्यादा पास हो जाए तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और बहुत ज्यादा दूर या एनर्जेटिक हो जाए तो वो प्लाज्मा, ठीक। बात करते हैं टेम्परेचर की। अभी हमने कूल हीट की बात की, टेम्परेचर क्या होता है? किसी चीज का ठंडा है या गर्म है उसको मापना, उसकी माप, कोई चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडा है, बस यही टेम्परेचर। आपने अक्सर टेम्परेचर, आप जब जब आपको बुखार हो जाता है तो डॉक्टर कहता है आपका टेम्परेचर इतना, मतलब किसी चीज ठंडी है गर्म है, आपने बर्फ हाथ में लिया, आपको पता चला ये ठंडी, कैसे पता चला? वो ठंडी थी, आपने उसे को ठंड को देखते हुए बोला कि वो गर्म है। तो किसी चीज को भी ठंडा या गर्म
मापने की जो प्रोसेस, उसको मैं टेम्परेचर कहता हूँ। अब क्या है, ये थर्मोमीटर से मापते हैं। वी कैन आल्सो से दैट टेम्परेचर मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ द मोशंस ऑफ एटम। ये तो अंदरूनी बात है कि कोल्डनेस है तो अंदर की एटम्स की मोशन कैसे रहेगी, हीट है यानी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, ये इसको मैं रिलेट कर सकता हूँ। लेकिन आप अभी ठंडक और गर्म के पर ही रहे तो इजी रहेगा, ठीक है। अब टेम्परेचर को मापने के लिए मेरे पास बहुत सारे स्केल है। स्केल तो पहला है सेल्सियस स्केल और दूसरा है केल्विन, ठीक है। सेल्सियस में क्या है, इसको मैं डिग्री सेल्सियस लिखता हूँ, ठीक है। इसका जो 0 से 100 डिग्री के बीच में मापता हूँ। ये 0 और 100 डिग्री, ये अगर पानी की बात करूं वाटर की, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है और ये मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब अगर केल्विन की बात करूं तो यही यही मेजरमेंट यहाँ 273 केल्विन से शुरू होगा और 373 केल्विन, यानी कि ये मेल्टिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग, ठीक है। अगर मैं एक और पैमाना फ़ारेनहाइट होता है जिसमें से 32 से लेकर 212 के बीच में चलता है, उसका भी क्या है आगे देखते हैं। केल्विन की बात करूं तो वो 273 से 373 है, ठीक है। केल्विन स्केल इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो स्केल ऑफ टेम्परेचर बिकॉज इन इट्स लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज जीरो। इसमें हम जो लोएस्ट टेम्परेचर है जितना नीचे जा सकता है वो 0 केल्विन है, जिसको हमने अभी अभी देखा था सुपर कूलिंग करने पर 0 केल्विन, जो कि नीचे से नीचे वो कितना है देखते हैं, ठीक है। इसलिए हम अधिकतर केल्विन को ही यूज में लेते हैं, केल्विन ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, कैसे देखते हैं। तो केल्विन में 273 से 373 पानी के 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। अब बात करें इसका 0 किसके बराबर है, इसके -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। बात की थी मैंने फ़ारेनहाइट की, जो 32 से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है, ठीक है। अब आपको इनके बीच का रिलेशन चेक करना है, वो कैसे करोगे भाई साहब, मैंने आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है, आप उसको केल्विन में कैसे चेंज करोगे, तो बात करते हैं। जो 0 डिग्री सेल्सियस, जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273 केल्विन के बराबर है। जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो क्या है, 273 केल्विन के बराबर है, ठीक, समझने की कोशिश कीजिए। अब 273 केल्विन के बराबर है, ठीक, या फिर यहां ले लीजिए कि जो 0 केल्विन है वो -273 डिग्री सेल्सियस, जो 0 केल्विन है वो -273 डिग्री सेल्सियस है। मतलब आप जितना भी डिग्री सेल्सियस आएगा, अगर आप उसमें 273 जोड़ दो तो वो किसके बराबर आ जाएगा, केल्विन के बराबर है। लेकिन जितना भी डिग्री सेल्सियस आए उसमें आप 273 जोड़ दो, 273 जोड़ दो, आप उसमें 273 जोड़ दो तो वो क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा, तो मैंने क्या कहा, जितना भी डिग्री सेल्सियस आता है उसमें आप 273 यानी कि 273 जोड़ दो, जो भी आता है वो क्या होगा, केल्विन में आंसर होगा। फिर से एक बार बोला, जितना भी डिग्री सेल्सियस में आपका आंसर है उसमें आप 273 जोड़ दो, आपका केल्विन में आंसर प्राप्त हो जाएगा, केल्विन में आप आंसर गेट कर लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप इस पर अभ्यास करिएगा, डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आखिर सॉलिड, लिक्विड और गैस एक दूसरे की स्टेट में इंटरकन्वेंशन कैसे होता है। थैंक यू वेरी मच।